हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पूरी पार्टनरशिप ही डूब गई तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है, वो अपन आज देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से अगर कुछ भी मेन एग्जाम में देखने को आपको मिल गया तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं लाया हूं जो मोस्टली रिपीटेड है, बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इस एग्जाम में भी जरूर आएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर एमसीक्यूज फर्स्ट। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, पवन, कविता, गौरव व पार्टनर्स इन अ फर्म। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। पूरी फर्म ही डिसॉल्व होगी यहाँ पे, क्योंकि डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई पार्टनर रिटायर है, एडमिशन नहीं हो रहा है। फर्म वाज डिसॉल्व्ड मतलब पार्टनरशिप ही डिसॉल्व, फर्म खत्म। ओके, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 60,000 एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000। यहीं पे एक बात समझ लो कि क्रेडिटर को देने थे 60,000, क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर लेके गए हैं वो, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 60,000, 60,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब 60,000 की चीज 10% कम पे लेके जाने का मतलब होता है 54,000 में लेके चले गए। मतलब ये फर्नीचर की बात बता रहा हूं, फर्नीचर कितने पे लेके गए, 54,000 पे। बुक वैल्यू पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर 60,000 एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट। इनका अमाउंट कितना था सर, क्रेडिटर का कितना अमाउंट था, 60,000। 60,000 में 54,000 का तो फर्नीचर लेके चले गए। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड टू देम थ्रू चेक। बैलेंस कुछ तो बचा होगा, है ना। द अमाउंट पेड थ्रू द चेक विल बी, कितना बैलेंस बचा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, है ना। 60,000 देने थे मुझे किसी को, 54 का तो वो फर्नीचर लेके चला गया। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि सर वो तो 60 का लेके गया। फर्नीचर 60 की बुक वैल्यू थी, हमारी बुक्स में दिख रहा था, ये बोर्ड ऐसा मान लो 60,000 का दिख रहा था। एक्चुअल जब वो लेके गया तो उसकी वैल्यूएशन थी 54, है ना, 10% कम, यानी 54,000 का। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को 60,000 लेने, मैं बोर्ड लेके जाता हूँ 54,000 का, बाकी जो बचा हुआ है वो मुझे पैसा दे दो कैश। तो बचा हुआ कितना पैसा है दिख रहा है आपको, 60 में से 54 का बोर्ड हो गया, तो आंसर क्या होना चाहिए सर, बी 6,000, है ना। तो यहाँ पे बी 6,000 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 2 लाख, 2 लाख का फर्नीचर था। 50% ऑफ द फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 65,000। यहाँ पे ऐसे हमेशा लिख लेना, 2 लाख की चीज थी, 50% यानी 1 लाख का, है ना। 50% यानी 1 लाख का फर्नीचर पार्टनर लेके गया, पार्टनर लेके गया एट 65,000, मतलब ये 65,000 पे लेके गया। ठीक है, मतलब पार्टनर से मुझे 65,000 लेने हैं। एंड द बैलेंस 50% वाज सोल्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बैलेंस कितना बचा सर, 2 लाख की चीज थी, आधा आधा यानी 1 लाख ये लेके गया, तो 1 लाख का ही बचा है। लिखा हुआ है कि फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 65, हो गया। बैलेंस 50% वाज सोल्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब ये 1 लाख की चीज है, 20% लेस पे आप बेचोगे। 1 लाख का 20% इज 20,000, इतना कम पे बेचूंगा तो कितने पे बेचूंगा, 80,000 रुपए पे। सही है। द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट वुड बी, मतलब बैंक अकाउंट देखना है भाई, ये तो पार्टनर से पैसा लेना है ना, ये तो पार्टनर से लेना है, तो इसमें तो सामने वाले पार्टनर को डेबिट करूंगा, जो भी उसका नाम होगा मैं उसके पार्टनर को डेबिट करूंगा, क्योंकि उससे पैसा लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। और ये 80,000 ये क्या है आएगा, या तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको बैंक अकाउंट से डेबिट करूंगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। ये बैंक में पैसा आया ना यार, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 80,000 तो आया है। और इन्होंने मुझसे यही पूछा है कि बैंक को कितने से डेबिट करोगे, तो ऑब्वियसली बी 80,000। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस देख के तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, अपन बार बार क्या चीज कर रहे हैं, हम हर बार ये देख रहे हैं पैसा कितना आया कितना गया, है ना। हमेशा डिसोल्यूशन में मोस्टली आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, किस चीज से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड, मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन दिख सकता है, वेन, शान एंड ब्रांड वर पार्टनर्स इन अ फर्म। शान हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। अब शान ने फर्म को लोन दिया है, इसके लिए फर्म के लिए ये होगा क्रेडिट बैलेंस, यानी फर्म के लिए होगा, शान नाम है ना इसका, शान्स लोन। फर्म की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा होगा शान लोन। ठीक है, इतना ये समझ लेना, बार बार रिपीट होगी ये चीज, क्योंकि शान हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 31st March 2024. Firm was dissolved after transferring various assets other than cash in bank and outside liabilities to realization account. Shan took over furniture of book value 90,000 in part settlement of his loan amount. इसने लोन दिया था, कितने का था सर लोन, 1 लाख रुपए का था। एक फर्नीचर नाम की चीज थी 90,000 की, ये लेके जा रहा है,
और ये कितने पे लेके जा रहा है ये नहीं पता, तो हम मानेंगे कि 90,000 में ही लेके जा रहा है। तो 1 लाख देने थे शान को, 90,000 का तो फर्नीचर दे दिया। आगे क्या पूछ रहे हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट शान्स लोन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो शान को टू बैंक देना भी पड़ेगा पैसा क्योंकि शान ने लोन दिया था। तो 90,000 का तो भाई फर्नीचर लेके जा चुका है, तो हम इसको एक्स्ट्रा कितना देंगे अभी और देख लो, बताओ। चलो ये इसका आंसर तुम ही बताओ, मैं आंसर ही छुपा देता हूँ। एक कुछ तो खुद करो यार, तुम्हें सब चाहिए कि मैं बता दूं, नहीं बता रहा। एक आंसर दो जल्दी से, आंसर अभी दे। तो क्या आंसर लगा उसका, क्या था बता। शान कितने और पैसे देगा, मतलब शान को कितने और पैसे देने पड़ेंगे, कमेंट्स में बताओ जल्दी। हाँ मुझे पता है तू जल्दी स्किप करने की कोशिश कर रहा है, नहीं करूंगा मैं जल्दी से पहले कमेंट में बताओ उसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, आरुषि, Vivan and Mitali were partners in a firm. On 31st March 2024, the firm was dissolved. On that date, the firm had debtors of 60,000 and provision for doubtful debts 3,000. ठीक है, were existing in the books. मतलब ये 60 का डेटर और 3 का प्रोविजन। आपको प्रोविजन से ऐसा कुछ लेना देना होता नहीं क्योंकि दोनों चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड। डेटर कितने थे बेटा? 60,000। आप प्रोविजन का कुछ एडजस्टमेंट नहीं करोगे, ओके। 60,000 के डेटर में से 8,000 जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, बैड डेट्स हो गए, मतलब 52,000 अभी भी पैसा दे सकता है। 8,000 प्रूव टू बी बैड एंड फुल अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स। जो बचे हुए उनसे पूरा पैसा मिला। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स वाज 52, ओके। तो कितना दिया उन्होंने? 52। सी इज द आंसर। सिंपल था काफी। बस यहाँ पे ये है कि प्रोविजन को इग्नोर करना है, इग्नोर। जैसे वो तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करती है वैसे ही तुम्हें जब यहाँ पे प्रोविजन आया इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। प्रोविजन क्योंकि अपन ट्रांसफर कर देते हैं दोनों चीजें, तो अपने को सिर्फ डेटर्स से काम है, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। एक और असर्शन, कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। के कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, तो कभी करता है कभी नहीं करता है। कुछ होता है ना कंपलसरी डिसोल्यूशन, वहां पे तो कोर्ट इंटरवीन करता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी करता। जब पार्टनर्स को खुद से करना हो, अपनी मर्जी से सारे पार्टनर एग्री हो गए, तो भी अपन डिसोल्यूशन तो कर ही सकते हैं। तो कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सही गलत दोनों हो सकती है ये स्टेटमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। अब ये रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, अरे हम 3 लोग हैं यार फर्म में, हम तीनों ने एक दिन डिसाइड किया हम दुकान बंद कर देंगे, नहीं करना हमें बिजनेस, तो हम बिजनेस बंद कर सकते हैं ना, कोई आके रोकेगा थोड़ी कि जज आ जाएगा कोर्ट से, अरे कैसे बंद कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ की चाय मुझे पसंद है, अरे हमें बंद करना है हम करेंगे। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो हम बिल्कुल बंद कर सकते हैं और कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करता। तो बिल्कुल अगर ये रीजन को मैं देखूं तो असर्शन बिल्कुल ही ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें सही है और रीजन की वजह से ये ठीक है ऑब्वियसली। तो मतलब असर्शन रीजन दोनों ही सही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। असर्शन रीजनिंग में मुझे पता है आपको दिक्कत होती है, लेकिन यार उसकी प्रैक्टिस ही करोगे ना तो ही वो चीज सही हो पाएगी। ऑलराइट, सो इसका आंसर होना चाहिए बी, है ना। अब अपन आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े बड़े दिखेंगे आपको, 6 मार्क के क्वेश्चंस, लेकिन होते बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 ही तरीके के क्वेश्चन बनता है, या तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आएगा, या तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करने को आएंगी। जर्नल एंट्री के लिए एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ। चलो यहाँ पे एक बात सुनो, हमारे पास बहुत सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे, है ना। हमेशा मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें बोलते हैं एसेट और लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड। पहले ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। अब क्या करना होता है, अगर आप कोई एसेट रियलाइज कर रहे हो, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप कोई भी एसेट रियलाइज कर रहे हो, मतलब एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है यार, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आप हमेशा करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, समझे। अगर आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं सर हम, तो अगर लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, अरे बहुत ही सिंपल, टू बैंक, पैसा जाएगा, क्रेडिट वोट गोज आउट टू बैंक, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा रियलाइजेशन। कभी भी एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आता क्योंकि उसको आप पहले ही ट्रांसफर कर चुके हो। अगर आपको ये मैं जो बोल रहा हूं कि पहले ही ट्रांसफर कर चुके हो तो नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तुझे, तो भाई यू शुड वॉच अ वन शॉट, तो तुझे समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर हो चुकी है। चल वन शॉट ना भी देखे तो मैं तेको शॉर्ट में बता देता हूँ। एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब जो भी एसेट बैलेंस था मैंने उसके लिए ये एंट्री पास कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब मैंने एसेट को देख क्रेडिट कर दिया ना, मतलब एसेट का बैलेंस खत्म कर दिया मैंने रियलाइजेशन में डाल दिया। सिमिलरली लायबिलिटी को भी मैंने ट्रांसफर पहले ही कर दिया है, इसका मतलब लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर दिया है मैंने टू रियलाइजेशन। तो अब दोनों चीजें रियलाइजेशन में पहुंच चुकी हैं।
इसका मतलब खत्म हो चुकी है। ध्यान से देखना, एसेट को क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। ये करा कराया आता है एग्जाम में, बोलते हैं कि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। अरे मेरे भाई ये देख, Swan and Kiran are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve the firm. Assets and liabilities have been transferred to realize. वो कर दी है, ये एंट्री कर रखी है, तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें ये वाली करनी है, समझे? तो ये अपन बेसिकली यहाँ पे करने वाले हैं। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें यहीं से आसान हो जाएंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, चलो। Past SI journal entries for the following. All partners are agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accompanied by Sun. तो ये सन और किरण, क्या नाम रखे हैं, एक सूर्य एक किरण, है ना, ये दोनों पार्टनर थे। और सन सारी चीजें करेगा, डिसोल्यूशन की सारे खर्चे वर्चे सन करे, नहीं खर्चे नहीं करेगा, प्रोसेस पूरा ये करेगा। फॉर विच ही विल बी पेड 10,000, सन को 10,000 रुपए हम देंगे, भाई इतनी मेहनत करेगा 10,000 देंगे, अलॉन्ग विथ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच अमाउंटेड टू 2% ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। एसेट्स बेच के जितना भी पैसा आ रहा है हमारे पास, उसका 2% हम इसको और देंगे, एक्सपेंसेस के लिए खर्चा होता है ना यार बहुत सारा, तो उसके लिए हम इसको 2% और देंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 2% कहाँ लिखा हुआ है, ये 2% और देंगे। सम एसेट्स वर सोल्ड एट अ कैश फॉर कैश एट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 12 लाख, 12 लाख में आपने बेचा कुछ एसेट्स को, एंड द रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट द वैल्यूएशन ऑफ 3 लाख, और बाकी बचे हुए एसेट्स क्रेडिटर लेके चले गए 3 लाख पे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज का कंफ्यूजन होगा ना, सर 2% तो देना है, लेकिन 2% किसका सर, 12 लाख का या 3 लाख का या दोनों को मिला के 15 लाख का? तो सुनो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा पढ़ता हूँ और एक वर्ड मार्क करूंगा मैं, तुम्हारे दिमाग में आंसर क्लियर हो जाएगा कि किसका। सुनना, 2% ऑफ द टोटल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स, के जितने एसेट्स की टोटल वैल्यू रियलाइज हुई। अब ये वैल्यू रियलाइज में ऐसा तो नहीं लिखा था कैश रियलाइज्ड, ऐसा लिखा होता है कि कैश जितना मिलेगा उसका 2%, नहीं, बोला था जितने एसेट्स की वैल्यू रियलाइज होगी, जितना वैल्यू होगा उसका 2%। तो अब तुम मुझे बताओ कि सर 12 लाख कैश में मिला और 3 लाख क्रेडिटर को दे दिया, मतलब वैल्यू तो उसकी 3 लाख थी, तो अब बताओ 12 लाख पे अपन निकालेंगे 2% या 12 + 3 15 लाख पे? हुआ दिमाग में क्लियर? 15 लाख पे निकालेंगे ना, क्योंकि टोटल वैल्यू तो एसेट्स की 15 लाख थी भाई, है ना। तो 15 लाख का 2%, 15 लाख का 2%, 2/100 अगर मैं ऐसे निकाल लूं तो 15 लाख का 2% कितना आता है भाई, 30,000। तो 30,000 इसको और देने, तो 30,000 ये, और 10,000 तो इसको देने ही थे, ये मेहनत के बेचारे की मजदूरी के 10,000 और एक्सपेंसेस के 30,000, टोटल कितना देना है, 40,000। अब तेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुझे पता 40,000 देने हैं ना सन को देने हैं ना 40,000। तो वैसे अगर अमाउंट देना होता है तो 2 बैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टनर है, इसको ही देना है, तो अपन 2 पार्टनर करेंगे, समझे आप। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अपन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट, टू सन्स कैपिटल, अपन को सन को देना है पैसा, ठीक है, और कितना, 40,000 देना है, 10,000 और 30,000 रुपए 2%, यानी 40,000। यहाँ पे लिख दूं मैं 10,000 रुपए तो सैलरी और 30,000 एक्सपेंसेस के लिए, ये मैंने दे दिया 40,000 टोटल। ओके, तो रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल और 40,000 रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस पेबल टू सन को देना है अपने को, कैश में नहीं दिया है अपन ने। चलिए नेक्स्ट, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द बुक्स एट 28,000। डिफर्ड, कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो तो उसको बांट देते हैं पार्टनर्स में। तो डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बांटने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे और सन और किरण को कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कोई रियलाइजेशन नहीं, क्योंकि अक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट्स को डायरेक्टली बांटते हो, तो टू डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको मैंने क्रेडिट किया, खत्म किया, और दोनों पार्टनर को मैंने डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 28,000 का, और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली, तो 28,000 से इसको क्रेडिट करोगे, 14,000 दोनों से ले लोगे, 14,000 दोनों से लेंगे, और 28,000 से डिफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट को, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा क्रेडिट कर देंगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, और ये वाली चीज मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख के बता सकता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा भाई, बार बार आता है यार, तो तेरी किस्मत इतनी तो बुरी नहीं हो सकती कि बार बार आ रहा है पर तेरे एग्जाम में ना आए।
आएगा ये वाली चीज, ध्यान से देखना। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000, 1,20,000 रुपए का स्टॉक था। किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक। किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक। तो यार 1,20,000 का 1/3 कितना होता है? कितना होता है? 30,000 बोला तूने, शर्म आई तेरे को बोलते हुए? 1/3 कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 4 जा यार, तो 30,000, सॉरी 40,000, देख मैं भी गलत लिख रहा तेरे चक्कर में। 1/3 होगा 40,000। और ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000 किरण अ पार्टनर टुक 1/3 ऑफ द स्टॉक। ये किरण दीदी लेके जा रही है कितना? 40,000 का स्टॉक। कितने पे? किरण अ पार्टनर टुक 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 25% यानी 1/4 कितना होता है? 10,000, है ना? तो 10,000 कम में लेके जा रही है, मतलब किरण दीदी इससे कितना लेना है? 30,000। किरण, अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे देखो, अगर किसी पार्टनर से पैसा लेना है, सिंपल लिख देता हूं, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। पार्टनर से पैसा लेना है तो क्या करेंगे? पार्टनर को डेबिट कर देंगे, पार्टनर को डेबिट कर देंगे, दे भाई पैसा, है ना? समझे आप? पार्टनर से पैसा लेना है, डेबिट कर दो। पार्टनर को पैसा देना है, क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सन को किया था ना अभी, पार्टनर को पैसा देना था तो क्रेडिट किया था, देखो किया कि नहीं? सर ये सन वाला था, सन को पैसा देना था तो हमने सन को क्या किया? क्रेडिट। सिंपल लॉजिक से यार, है ना? लेना है डेबिट कर दो, देना है क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पे इस वाली चीज की बात करते हैं। तो किरण से अपने को 30,000 लेना है, तो किरण को क्या करूंगा? क्या करूंगा? बोलना, हाँ कमेंट्स में बोल भाई, ऐसे मुंह से बोलेगा तो कौन सी मेरे तक आवाज पहुंच रही है? हाँ तो तू बताएगा क्या करेंगे इसका। यहाँ पे किरण को 30,000 से क्या करूंगा? डेबिट या क्रेडिट? कमेंट्स जल्दी। अरे मैं जब बोल रहा हूँ ना ऐसे करता जा, पता है तुझे मजा भी आएगा। यू विल बी फीलिंग कनेक्टेड, फीलिंग क्या, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, तो यू विल बी लाइक आंसरिंग मी, और दूसरा तुझे समझ में भी आती जाएंगी चीजें। चलो, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000 किरण अ पार्टनर टुक 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट 25%, ये हो गया। एंड 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, सर रिमेनिंग 80,000 बचा। अब ये बोल रहा है 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक का 50% कितना होता है? सर 80,000 का 50% होता है सर 30,000। हाँ 50%, आधा आधा आधा, है ना? तो 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक was took over by a creditor for 30,000 in full settlement of his claim। अब कोई भी लाइबिलिटी अपना एसेट लेके चली जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, है ना? तो ये 40,000 तो क्रेडिटर लेके गया, और क्रेडिटर लेके गया तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी एक एसेट वाला, एक एसेट एक लाइबिलिटी वाला लेके चला गया, तो अपन उसकी कोई एंट्री नहीं करते। अब इसका भी पूरा लॉजिक है कि क्यों नहीं करते। अगर आपने वन शॉट देखा है तो ये रिवीजन वीडियोस है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर लॉजिक नहीं आता डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं, पहले आप वो जरूर देखना वन शॉट, उसके बाद। और अगर आपने देख लिया तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो, 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक वाज टुक ओवर बाय क्रेडिटर फॉर 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज्ड एट 25,000। जो बचा हुआ 40,000 का था, इससे अपने को 25,000 रुपए मिल रहे। ठीक है, करना क्या है बस। अच्छा बताओ कौन सी एंट्री होगी इन सब में? पहला तो सर किरण से अपने को लेना है पैसा, किरण दीदी से 30,000 रुपए लेने हैं। क्या करना था तुम्हें बताया कमेंट्स में क्या करना है? 30,000 किरण से लेना है, क्या करूंगा मैं? सर किरण को डेबिट कर दो। अरे कर रहा हूं ना, किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लेना है पैसा मुझे इससे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 1/3 ऑफ द स्टॉक हैज बीन टेकन ओवर बाय किरण एट 25% डिस्काउंट, तो इससे मुझे 30,000 लेना है। ठीक है, अमाउंट अपन ने यहाँ पे निकाल दिया, 30,000 लेना है। सर क्रेडिटर वाला, ये जो क्रेडिटर लेके गया इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसमें तो आप लिख दो नो एंट्री नोट टू। ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटी एसेट लेके चली जाती है तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती। और तीसरी लास्ट में ये 40,000 की चीज 25 में बिक गई, जितने में बिकी है सिर्फ उसको देखना है, 25,000 को। देखो पैसा कितना मिला भाई, कितना मिला? 25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला है? बैंक अकाउंट डेबिट सर 25,000 मिला, 25,000 लिख दिया मैंने, टू रियलाइजेशन। समझे? 25,000 मिल गया मुझे, खत्म हो गई बात। लास्ट वाली एंट्री, एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ 3,000 was settled through an unrecorded asset which was valued at 10,000, balance being settled in cash। देखो क्या किया है, आउटस्टैंडिंग बिल था, मुझे 3,000 देने थे किसी को, was settled through अनरिकॉर्डेड एसेट, एक एसेट रखा हुआ था अनरिकॉर्डेड,
तो एसेट से मुझे बेच के 10,000 रुपए मिलते, 10,000 रुपए मिले ही है, 10,000 मिले। इसमें से 3,000 का मैंने एक बिल सेटल कर दिया, मैंने कोई लाइबिलिटी थी वो सेटल कर दी। तो अगेन यहाँ पे भी ये हो गया कि एक लाइबिलिटी वाला एक एसेट लेके जा रहा है ना, एक एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहा है, एक लाइबिलिटी थी 3,000 की, 3,000 वाला बंदा एक एसेट लेके जा रहा है। तो बेटा इसको भी बाइफरकेट कर दे, 3,000 की तो कोई एंट्री नहीं होगी, 3,000 का एसेट कोई लेके चला गया लाइबिलिटी वाला, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बचे हुए 7,000, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश, बैलेंस है कितना 7,000। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था मेरे पास, समझो ये कोई चीज पड़ी है ना, मैंने बोला जितना भी बिकेगा एक लाइबिलिटी को दे दूंगा, तो 3,000 रुपए तो लाइबिलिटी को दे दिए, लेकिन 7,000 और मिलेंगे, वो कहां से, वो कहां गए, वो तो बिजनेस में आएंगे ना, है ना, वो तो आया पैसा, तो 7,000 रुपए और पैसा आने की एंट्री करोगे आप बस। तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना एंट्री करोगे, सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए की। बाकी 3,000 तो गया, वो अनरिकॉर्डेड एसेट ने आउटस्टैंडिंग बिल पे कर दिया, वो गई एंट्री, वो नहीं करोगे 3,000 की, सिर्फ 7,000 रुपए मिला। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट आफ्टर पेइंग आउटस्टैंडिंग बिल, बिल पे करने के बाद 7,000 रुपए हमें और मिले। ठीक है, तो दीज आर द एंट्रीज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी, 4 पार्टनर है भाई, वो पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म last year only through a verbal agreement. They contributed capitals in the firm, and to meet other financial requirements, few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflicts arisen due to a certain agreements, and they decided to dissolve the firm. फालतू चीजें लिखी हुई हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। Anyway, the firm had appointed, ये भी फालतू ही है, Mrs. Kavya, who is financial advisor and legal। तो मेरे को क्या कौन सा रिश्ता भेजना है क्या, इसको जो पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, कौन है वो फालतू चीज है, बस पढ़ के वो छोड़ना ही है अपने को, क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट टू कैरी ऑन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंट, मिसेस काव्या, मिसेस बोलते हैं क्या इसको, मिस काव्या है ट्रांसफर्ड वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल, ये काम इसने अच्छा किया, काव्या हैज ट्रांसफर्ड, तो पहले की एंट्रीज कर चुके हैं, ट्रांसफर वाली एंट्रीज हो चुकी हैं। यार छोड़ना यार, डायरेक्ट पढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, तो आपको ये एंट्रीज करनी है, उसको देख लेते हैं। ध्वनिज लोन, अब यार ये पार्टनर के लोन की बात है, तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन के थ्रू नहीं जाता है, पार्टनर के लोन के थ्रू ही जाता है। इसके लिए भी एक चीज आप और समझ लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सुनो। एक होता है जो फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, फर्म जो पार्टनर को दे रही है, तो ये फर्म के लिए एक एसेट होता है। अरे भाई फर्म पार्टनर को दे रही है लोन, तो फर्म के लिए एसेट हुआ ना, पार्टनर से मिलना है, तो दिस इज एन एसेट, दिस लोन इज लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। देख मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, लोन टू पार्टनर इज एन एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लोन टू पार्टनर इज अ एसेट हैविंग डेबिट बैलेंस। दूसरा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उल्टा एरो बना दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ये है लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। फर्म के नाम पे कैसे दिख रहा होगा पता है, ये फर्म के बुक्स में दिख रहा होगा पार्टनर्स लोन, इस नाम से दिखता है, जैसे सन था तो सन्स लोन, ऐसे दिखेगा ये। और ये फर्म के लिए एक क्रेडिट बैलेंस है, और ये लाइबिलिटी साइड दिखता है। अब जो मैंने बताया ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोन टू पार्टनर हुआ है ना, लोन टू पार्टनर हुआ तो वो एसेट है, खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये पार्टनर्स लोन है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं अपन। बेसिक समझ आया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनिज लोन, अब तुम बताओ ये ध्वनिज लोन क्या है, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट, ध्वनिज लोन, पार्टनर्स लोन, ध्वनिज लोन है ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो ध्वनिज लोन इज अ क्रेडिट बैलेंस, इतना तो हमें पता है, अभी देख लिया अपन ने। ध्वनिज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000, 50,000 ध्वनि ने दिया था, हमने उसको 42,000 में सेटल कर लिया, मतलब हमने ध्वनि को बोला 42,000 लेके जाओ। तो हमको ये क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो हम करेंगे ध्वनिज लोन, ध्वनिज लोन, अरे अपोस्ट्रोफी कहाँ गई, ध्वनिज लोन अकाउंट डेबिट, ये आपने डेबिट किया। और ध्वनि का कितना लोन था, 50,000 था सर, तो हम पूरे 50,000 से डेबिट करेंगे, है ना। और इसको पैसा कितना दिया, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं टू बैंक अकाउंट, हमने पैसा कितना दिया 42,000, सिर्फ हमने सिर्फ 42,000 दिए, 8,000 बाकी कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन, जहां कुछ नहीं पता वहां रियलाइजेशन डाल दो, तो टू रियलाइजेशन
टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझे आप? तो ध्वनिस लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 42, तो 8,000 का फायदा हुआ ना, फायदा इज ऑलवेज क्रेडिटेड, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये गेन था, क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट Pavani's loan, again this is also a credit balance. Pavani's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. अब इसको मैंने unrecorded asset दिया 45,000 का, 45,000 का था, मुझे पता है, लेकिन क्या मैंने बेचा है? मैंने तो कोई एक चीज, मैंने ऐसा बोला ये कौन है, पावनी नाम है ना उसका, हाँ पावनी खड़ी थी, वो जब सब खत्म हुआ तो समझो मैं ये हूँ इसकी, कौन, ये काव्या, मैं हूँ काव्या, ठीक है तो मैं काव्या हूँ और वो पावनी आई, बोली मैंने लोन दिया था, वो आपको फार्म को लोन दिया था 40,000 का, तो मैंने बोला ठीक है, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ा था, कौन सा अनरिकॉर्डेड एसेट, मान लो ये फ्लेक्स नहीं तो मैं ये उसको दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ये अनरिकॉर्डेड था, बुक्स में लिखा नहीं हुआ था, बड़ा था, बस पुराना हो गया तो रख दिया था ऐसे, डेप्रिसिएशन लगा खत्म कर दिया था, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, रिकॉर्डेड नहीं था, बुक्स में लिखा नहीं हुआ था, मैंने बोला 40 चाहिए तेरे को, ये ले, ऐसे मुंह पे फेंक के मारा और बस खत्म हो गया। ठीक है, तो जितने का भी था ये, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको कितने में दिया है अभी इसको, अरे 40,000 लेने आई थी, मैंने फोन दे दिया, तो इसको कितने में दिया ये फोन, 40,000 में ना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट का यही मानेंगे कि 40 में ही रियलाइज हुआ, 40 दे दिए इसको। समझे आप बात को? तो 45 को कंसिडर ही मत करना, क्योंकि कहीं लिखा हुआ था क्या, लिखा ही नहीं हुआ था, तो अनरिकॉर्डेड एसेट था वो, तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है अपन ने, तो अपन मानेंगे उसकी वैल्यू 40 ही है। समझे आप? कितने का भी हो वो, मार्केट में 1.5 लाख का हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्स 1.5 लाख का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने 40 में दिया है ना, तो सिर्फ 40,000 की एंट्री करेंगे। तो वही पावनीज लोन है, तो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि लोन खत्म करना है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, सिर्फ हमारे पास से कितना गया, 40,000 का। अच्छा, रियलाइजेशन इसलिए लिखा है क्योंकि कैश नहीं दिया है, एसेट दिया है, एसेट देता और कैश देता तो मैं लिखता टू बैंक, क्योंकि पैसा जाता, लेकिन अभी पैसा नहीं गया, अनरिकॉर्डेड एसेट गया, तो ये मैंने रियलाइजेशन लिखा, और 40,000 की सिर्फ एंट्री होगी, 40, ठीक है, वो 40 में ही दिया ना अपन ने, कितने का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, लोन टू चारू, अरे सर लोन टू चारू, पीछे जाऊं, लोन टू चारू डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? लोन टू चारू, देखो कौन सा होगा, बोलना भाई, डेबिट होगा ना, तो लोन टू चारू इज अ डेबिट बैलेंस। ओके, लोन टू चारू ऑफ 60,000 was settled by payment to चारू's brother loan of the same amount। अब यहाँ पे देखो, पता है बहुत ही बढ़िया सा ट्रांजैक्शन है ये, ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन टू चारू तो सर हमारी पार्टनर है, सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारू's ब्रदर लोन, चारू के भाई का लोन, चारू का भाई भी पार्टनर था क्या? बेटा ऐसे नहीं होता है भाई, 4 पार्टनर हैं तो 4 ही पार्टनर हैं, ऐसे इसकी बीवी और मतलब पावनी का पति भी पार्टनर हो गया, ऐसे इकनूर का कोई मतलब जो भी मतलब भाई है वो भी पार्टनर हो गया, ऐसा नहीं होता, पार्टनर 4 ही हैं। तो ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है, क्या है ये? आउटसाइड लायबिलिटी, ये कोई और है, पराया इंसान है, इसको अपन पराया मानेंगे, ये अपना नहीं है, 4 पार्टनर अपने बस। तो चारू's ब्रदर लोन तो रियलाइजेशन में आना चाहिए था, है ना, और ये आ भी चुका होगा। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसकी पहले एंट्री पता है क्या हो गई होगी, जब अपन एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं तो चारू के भाई का लोन, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस, हमको लोन देना था, चारू के भाई ने फर्म को दिया था, तो अब इसको खत्म करने के लिए जो एंट्री करी होगी, हमने करी होगी रियलाइजेशन सेशन अकाउंट डेबिट टू चारू ब्रदर लोन, ये हमने पहले कर दिए, ये मानोगे आप, क्योंकि हैव बीन ट्रांसफर पहले लिखा होता है ना, तो ये तो कर दी है मैंने। अब जो चारू है बोल रही है कि मैं अपने भाई का लोन खुद चुका दूंगी, हमने तो रियलाइजेशन में डाल दिया ना, तो मतलब चारू के भाई का नाम तो है ही नहीं बुक्स में, क्योंकि अपन ने तो खत्म कर दिया, अपन ने उसको, अरे देखा गलती क्या करी है मैंने, देखा तुमने, देखा नहीं देखा, मैं बताता हूँ। अरे यार वो लोन था ना, क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना था, चारू ब्रदर लोन डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है यार, डेबिट करूंगा तो खत्म होगा ना, टू रियलाइजेशन है ना, खत्म किया मैंने, डेबिट करके खत्म कर दिया भाई, ये क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट किया, खत्म हो गया नाम, रियलाइजेशन रह गया, है ना। अब बताओ क्या करेंगे, लोन टू चारू जो डेबिट बैलेंस था वह सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारू's ब्रदर लोन, तो चारू को लोन दिया था हमने 60,000 और उसके भाई से 60,000 लेने थे, वो वाला तो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। अब दोनों को खत्म करना है, क्या करूं बताओ मैं, चारू का ये जो डेबिट बैलेंस है इसको खत्म करना है,
तो क्या करूंगा, लोन टू चारू को क्रेडिट कर दूं, जितना समझ आ रहा है उतना करो पहले। टू लोन टू चारू करें, लोन टू चारू अकाउंट, ये मैंने क्रेडिट करके लोन टू चारू खत्म कर दिया, अरे हाँ या ना, लोन टू चारू 60,000 मैंने खत्म कर दिया, लोन टू चारू 60,000 खत्म कर दिया, है ना सर। अब ऊपर क्या लिखोगे आप, बेटा ऊपर कायदे से तो मेरे को चारू ब्रोज लोन लिखना चाहिए था, क्योंकि चारू के ब्रो का भी लोन खत्म हो गया, लेकिन वो तो पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूं, क्योंकि ट्रांसफर तो हो चुका है। तो अभी ऊपर क्या आएगा सर, रियलाइजेशन, हाँ तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों किया पता है, क्योंकि ये एंट्री हो चुकी थी। अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि चारूज ब्रदर लोन अकाउंट डेबिट करो, तो नहीं, क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन में पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारूज टू लोन टू चारू, ठीक है, दैट वुड बी द एंट्री, बीइंग लोन टू चारू वाज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन। ठीक है भाई, समझ में आया। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। अगर आपने वन शॉट्स नहीं देखे या कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो यहाँ तो हिल ही गए होगे तुम, बट कोई नहीं, अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ गई होगी चीज। ठीक है बेटा, देखिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तब किए जाते हैं जब अपने को कॉन्सेप्ट आता है। तो आई विश एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आता है तो ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, इग्नूर्स लोन, अगेन ये क्रेडिट बैलेंस है, इग्नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म as she Ignoo's loan of 80,000 to the firm and she took over machinery of 60,000 as part payment। अच्छा, तो 80,000 का इग्नूर का लोन था और 60,000 की तो मशीन लेके गई है और बाकी 20,000 उसको देने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है ये, तो इग्नूर लोन है, इग्नूर लोन, अरे इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट, खत्म कर दिया मैंने इग्नूर का लोन। अब ये थोड़ा सा मशीन लेके गई, तो जो मशीन लेके गई मशीन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो तो ट्रांसफर हो चुकी है, तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। 60,000 का तो मशीन लेके गई है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा, और बाकी लेके गई है कैश, उसको मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। बैंक या कैश दोनों लिख सकते हो, नो वरीज, तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आप लिखो। वो 20,000 रुपये और दूंगा, 80,000 का लोन था, 60 की मशीन, 20,000 रुपये कैश। एंट्री क्या होगी, इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, बीइंग इग्नूर्स लोन ऑफ 80,000 सेटल्ड बाय गिविंग मशीनरी एज अ पार्ट पेमेंट एंड रेस्ट थ्रू बैंक। बैंक से ही दिया है इन्होंने, ठीक है, समझे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़े आगे। आगे भी देखते हैं बस। अब क्या है, अब अपने को कुछ अलग करना है, अलग। सोनिया एंड रोहित, अरे क्या बात है, सोनिया एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, तो ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है भाई, फॉलोज बैलेंस शीट है। आगे क्या लिखा है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर रियलाइज, ये सब देखेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, सारे के सारे एसेट्स आप ट्रांसफर करते हो, जो ट्रांसफर करने की एंट्री है वैसे ही वहां पे पोस्ट होता है। एंट्री क्या है, ट्रांसफर करने की। सर रियलाइजेशन टू एसेट, तो सारे के सारे एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। सारे के सारे एसेट्स आप यहाँ लिख देते हो, सारी की सारी बाय लाइबिलिटीज करके आप सारी लाइबिलिटीज यहाँ लिख देते हो। फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करते हो आप इस साइड टू बैंक, ये पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, और यहाँ पे एसेट आता है तो बाय बैंक, ये एसेट रियलाइज हो जाता है, मतलब एसेट को बेच देते हैं तो पैसा आता है तो बाय बैंक। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है एसेट को तो पार्टनर का नाम लिख देते हैं, लाइबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है तो टू पार्टनर लिख देते हैं, ऐसे ये लाइबिलिटी लेके जा रहा है, मतलब लाइबिलिटी इस साइड आएगी, जब भी बैंक से जाए पार्टनर लेके जाए आएगी इस साइड। और अगर कोई एसेट ही लाइबिलिटी लेके चला गया, कोई लाइबिलिटी वाला एसेट लेके चल गया तो उसकी नो एंट्री, समझे आप। तो ये बेसिक है, इसको करते हैं अपन पूरा। चलो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इसको रखे रहने देता हूँ ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। पीडीएफ आ जाएगी तो उसमें रहेगा ये। हाँ तो ये हो गया। अब मेरे को सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी है। याद रखना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होते, बाकी सब ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले एसेट्स की बात करता हूँ, तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब के सब ट्रांसफर होंगे। 5 चीजें। कैश को ट्रांसफर क्या करोगे यार, रियलाइजेशन का मतलब होता है बेचना, कैश को बेचूंगा क्या, कैश तो कैश है भाई, इसको बेचते थोड़ी। तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब आप पहले ट्रांसफर करोगे, यानी टू साइड लिखोगे, टू डेबिट साइड। तो सारी चीजें लिख देंगे अपन, ये टू में लिख दिया, टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। अभी इसमें मैं ये टिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। सारे एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज को भी देख लो, कैपिटल नहीं आती, कैपिटल ट्रांसफर नहीं करते अपन। जनरल रिजर्व मैंने आपको बोला है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। सोनियाज लोन भी ट्रांसफर नहीं होगा, सोनिया के लोन का अलग अकाउंट बनेगा। लोन पार्टनर्स लोन का अलग अकाउंट बनता है, लिख लो कहीं पे, पार्टनर्स लोन
का अलग अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन का अलग अकाउंट बनेगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक लोन और क्रेडिटर्स, तो ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको आप ट्रांसफर कर दोगे 2,20,000 और 70, तो ये बाय लायबिलिटीज 2,20,000 और 70, ये दोनों मैंने ट्रांसफर कर दी लायबिलिटीज। ठीक है, ये मेरे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, ये लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, बस इतना अपने को बैलेंस शीट से काम था, है ना। ये सब अपना को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो पार्टनर्स कैपिटल में, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डायरेक्टली चला जाता है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में आती है, ये दोनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल वाली हैं, और वो अपने को बनाना ही नहीं है ना। वो तो आपको पता ही होगा ना, वो जैसा अपन पहले से रिटायरमेंट डेथ में करते आ रहे हैं वो तो वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, करना ही नहीं, अपने को सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है। सोनिया का लोन का भी अलग अकाउंट बनेगा। तो दिस इज डन, बैलेंस शीट इज ओवर, लेट्स सी अब क्या क्या करना है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर रियलाइज 3,44,000। बिल्डिंग मशीन और फर्नीचर तीनों आपने बेच दिए, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर बेचा, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक बिल्डिंग मशीन फर्नीचर 3,44,000 मेरे पास आ गया, ये पैसा आ गया बिल्डिंग फर्नीचर और इससे। और ये तीनों चीजों पे टिक क्यों मारा, क्योंकि खत्म हो गई हैं, ये करना पड़ेगा एग्जाम में, एटलीस्ट डॉट मार देना कि पता चले खत्म हो गया ये चीज, वो बताऊंगा लास्ट में कि इंपॉर्टेंट क्यों है डॉट मारना। डेटर्स रियलाइज्ड एट 90% ओनली, मतलब डेटर था कितने का, 1,20,000 का, और 90% ही पैसा दे रहा है, तो 12,000 माइनस कर दो, 1,08,000 रुपए दे रहा है डेटर, तो डेटर से बाय बैंक आ गया 1,08,000, समझे आप। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो सर अगर ये लाइबिलिटी एसेट लेके जा रही है तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती है ना, लेकिन ये आधा लेके जा रहा है, क्रेडिटर टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक, तो क्रेडिटर तो पूरा खत्म होगा क्योंकि वो तो गया, पर स्टॉक आधा ही खत्म हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्रेडिटर पे तो मैं टिक मार देता हूँ क्योंकि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर तो गया, स्टॉक लेके गया ये, और स्टॉक आधा ही लेके गया। सर 60,000 का स्टॉक था आपके पास, तो 30,000 का अभी बचा है, याद रखना है इस चीज को, 30 का भी बचा हुआ है, बाकी वो लेके चला गया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और स्टॉक पे भी मैं टिक नहीं मार रहा हूं क्योंकि 30 का तो बचा है ना, अभी 30 का लेके गया वो 70,000 में खत्म हो गई, वो एंट्री कहीं पे भी नहीं होगी। नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 72,000, अब जो बचा हुआ 30,000 है, पूरा स्टॉक खत्म, ये 30,000 72,000 पे रियलाइज हुआ, तो बाय बैंक, ये बाय बैंक 72,000 आ गए अपने पास, है ना। तो बैंक में आ गया 72 में बिका। अब ये स्टॉक पे टिक लगा सकता हूं क्योंकि पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, अब पूरा स्टॉक खत्म हो गया, पूरा 60,000 गायब, आधा क्रेडिटर लेके गया, आधा हमने 72,000 में बेच दिया। ठीक है भाई, हो गई चीज। अब देखते हैं आगे, रिमेनिंग स्टॉक, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 14,000 वर पेड बाय रोहित। तो रोहित ने, मैंने पे कर दिए 14,000। भाई फर्म के बिहाफ पे अगर मैंने पे कर दिए तो फर्म को किसको देने चाहिए, मुझे देने चाहिए ना भाई। मैं तेरे बिहाफ पे अगर खर्चा करके आऊंगा तो मुझे पैसे नहीं देगा, वापस देगा ना, तो वैसे फर्म भी देगी, है ना, तो फर्म मुझे देगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आते हैं इस साइड, हमेशा यहाँ पे ही आएगा टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ वो अगर वो हो सकता है बैंक से हो तो टू बैंक, नहीं तो टू पार्टनर, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर को देंगे, तो मेरा नाम आएगा, रोहित लिखेंगे, टू रोहित कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 14,000, समझे, मेरे नाम से आएगा। अब ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी, सारे एडजस्टमेंट्स। अब आपको देखना है कि कोई एसेट या कोई लायबिलिटी बच तो नहीं गया। तो एसेट्स में देखो तो मैं सारे हो गए, लायबिलिटी में ये बैंक लोन बच गया, देखो अगर ये बच गया तो इसको पूरे पे रियलाइज करेंगे, मतलब पूरा पे ऑफ करेंगे। बैंक लोन 2,20,000 पूरा टू बैंक करके आप इसको 2,20,000 दोगे, टू बैंक लोन 2,20,000 पूरा का पूरा हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, सारे टिक लग गए, सारे एसेट्स खत्म, लायबिलिटीज खत्म, सब कुछ रियलाइज हो चुका है। अब आप निकाल लो एक बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन में इस साइड आ रहा है 20,000 का, तो वो लॉस हो जाएगा, इस साइड आता तो प्रॉफिट होता। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, सोनिया और रोहित को आपने उनके रेशो में दे दिया। पहले रेशो देखो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, तो 3:2 में आप 20,000 को बांट दोगे, ये 20,000 3:2 में बांट दिया, एंड दिस इज हाउ दिस इज डन। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आया, तो आई होप आप ये भी बना सकते हो, और एंट्रीज आई तो वो भी कर सकते हो, और कुछ और महान एंट्रीज भी हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो जितनी मैं एंट्रीज और ये सारी चीजें यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोस्टली तो एग्जाम में इससे ऊपर नहीं आता है, कुछ इससे अलग नहीं आता है। आपको यहाँ पे जो जो चीजें बता रहा हूँ, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे किसी भी एक एंट्री में आपको डाउट आए तो पहले तो आप बता देना मुझे कमेंट्स में कि सर यहाँ ना मैं थोड़ा अटका, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले बताना कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई, या फिर बाकी सब इजीली समझ में आ गया तो आप वो भी बता सकते हो। लेकिन अगर आप अटक रहे हो ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप एक बार अगर वन शॉट देख लोगे डिसोल्यूशन का,
ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करके रखी हुई है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई नो कि जितने बच्चे यहाँ पे मेरे बैच वाले हैं ना, वो प्रारंभ के हो या निर्भय हो या जिन्होंने मेरा वन शॉट देख लिया है, उनको इन चीजों में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई एम डैम श्योर। फिर भी आप बताना कि फिर भी आपको दिक्कत कहीं आई तो मुझे जरूर बताना, लेकिन आप वो देखो यार, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, Madhav, Madhusudan and Mukund were partners in Jagannath Associates. They decided to dissolve the firm on 31st March, pass necessary journal entries for the following transactions. After various assets, other liabilities have been transferred. तो ये भी ट्रांसफर वाली एंट्री हो चुकी है, अपने को बाकी करनी है। ओल्ड मशीनरी फुल्ली रिटर्न ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ पता है? ओल्ड मशीनरी फुल्ली रिटर्न ऑफ, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया ये, पूरी रिटर्न ऑफ हो गई, मतलब अनरिकॉर्डेड है ये। वॉज सोल्ड फॉर 42,000 while a payment of 6,000 is made। अच्छा ये अलग है, अच्छा तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गया, इसकी एंट्री कर लेते हैं ना पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 42,000, पहले मैं ये कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये ओल्ड वाली चीजें बेच दी अपन ने, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000 आ गए हमारे पास, एंट्री हो गई। बीइंग द ओल्ड मशीनरी रियलाइज्ड, ओल्ड मशीनरी आ गई हमारे पास, मतलब रियलाइज हो गई। और क्या लिखा है इसमें आगे? While a payment of 6,000 is made to bank for a bill discounted being dishonored। तो हमने बैंक को 6,000 पे किया है ना, तो टू बैंक करके पे कर दो, खत्म करो। टू बैंक 6,000 रुपए दिए मैंने बैंक को, ऊपर आ जाएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये बैंक को मैंने 6,000 दिए, दोनों अनरिकॉर्डेड वाली चीजें थी। बीइंग द पेमेंट मेड टू बैंक फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, डिसऑनर्ड या डिस्काउंटेड जो भी है ना, तो ये हो गया, दोनों हो गई, ये पहला खत्म। दूसरा, मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एट 75,000। अभी पहले भी देख चुके, 80 कितने का था वो एसेट, उससे मतलब है ही नहीं भाई, ये मैंने पहले 40,000 में, अब मैं इसको 75,000 में बेच रहा हूँ, तो ये कितने का था उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ना। तो मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट एट 75,000 एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख। हिज लोन टू द फर्म, यानी ये मधुसूदन लोन है फर्म के पास, मधुसूदन ही नाम था ना, ये है मधुसूदन लोन, फर्म के लिए क्रेडिट बैलेंस मधुसूदन को वापस देना है। कितना है ये बेटा? ये है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में से वो 80,000 की चीज 75 पे लेके जा रहा है। मैं कितना मानूं कि भाई मधुसूदन भाई के पास कितना पैसा पहुंच गया? सर अनरिकॉर्डेड एसेट 75,000 पे लेके जा रहा है, तो आप बोलोगे 75 मिल गए, सही बात है, उससे कोई मतलब ही नहीं। 80 से बचा कितना सर? 25,000 बचा। 25,000 आप उसको बैंक से दे दो। तो मधुसूदन लोन जो क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए एंट्री क्या होगी? मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री हुई मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, लोन अकाउंट, सॉरी, मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट। डेबिट किया तो लोन खत्म, पूरा पूरा 1 लाख रुपए डेबिट करूंगा मैं। अब इसको मैंने 75,000 का तो एसेट दिया है अनरिकॉर्डेड, तो उसके लिए तो करूंगा मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का कभी नाम नहीं आता, अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लिखोगे क्योंकि वो ट्रांसफर तो पहले ही हो चुका है। तो टू रियलाइजेशन 75,000 अनरिकॉर्डेड एसेट गया, और बाकी बचा हुआ भी तो पैसा दोगे, तो टू बैंक अकाउंट, बाकी बचा हुआ 25,000 रुपये मैं बैंक से दे दिया। Being the payment made against Madhusudan Slok through an unrecorded asset and check, एक चेक दिया, एक मैंने 75,000 का एसेट दे दिया, समझे? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी हो गया। स्टॉक ऑफ वैल्यू 30,000 was taken by Madhav, Madhusudan, Mukund in their profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? पार्टनर दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास डिसीजन दिया ही नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ तो 1:1:1 मान लेते हैं, है ना। अब स्टॉक लेके गए, अगर ये स्टॉक लेके चले गए तो इनसे पैसा लेना पड़ेगा, और पार्टनर से पैसा लेने के लिए पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट, है ना। तो स्टॉक ऑफ वैल्यू 30,000 टेकन बाय माधव, मधुसूदन, मुकुंद, तो तीनों से पैसा लेना पड़ेगा। माधव, मधुसूदन, मुकुंद, अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट करेंगे, पैसा लेना है मेरे को सबसे। टू स्टॉक लिखेंगे या टू रियलाइजेशन लिखेंगे? स्टॉक तो ट्रांसफर हो चुका है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझे? 30,000 रुपए रियलाइजेशन और 10-10-10 तीनों से मैंने ले लिए। बीइंग अनरियलाइज्ड स्टॉक टेकन बाय पार्टनर्स इन PSR, ठीक है, तो उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे?
द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मुकुंद भाई को देने थे पर फर्म ने दे दिया, तो फर्म मुकुंद से पैसा वापस लेगी। ओके, यहाँ पे फर्म जो है वो पैसा मुकुंद से वापस ले रही होगी, तो हम करेंगे मुकुंद अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे बेटा? मुकुंद, चल जा, हम करेंगे मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुकुंद से पैसा लेना है। अच्छा, पता कैसे चला सर मुकुंद से पैसा लेना है? फर्म पेड एक्सपेंसेस, फर्म ने पैसा दिया अमाउंटेड टू 5,000 ऑन बिहाफ। इस वर्ड से पता चला मुझे कि मुकुंद के बिहाफ पे फर्म ने दे दिया है, तो फर्म वापस लेगी ना मुकुंद से। तो मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 5,000 रुपए मुकुंद से लेने। और क्या है? देयर वाज एन व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख। व्हीकल लोन था, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस है ये, बैंक से लोन लिया था हमने 2 लाख का, विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। बेटा व्हीकल के ऊपर लोन लिया तुमने 2 लाख रुपए, और इन्होंने बोला कि 1,40,000 में व्हीकल ही दे दिया वापस, कि भैया इसके ऊपर लोन था, हम तो बंद कर रहे हैं अपना बिजनेस, तुम 1,40,000 लेके जाओ। तो ठीक है, वो लेके गई होगी, लेकिन 2 लाख का आपका लोन था, आपने उसको बोला कि अरे बेटा समझ, तूने 2 लाख की कोई बाइक खरीदी थी, है ना, और तूने EMI नहीं भरी, तो अब वो बैंक तुझसे बोल रही है कि 2 लाख रुपए दो, तो तूने बोला यार एक काम करो, ये बाइक लेके चले जाओ। पर बाइक उस टाइम 2 लाख की थोड़ी है, आपने चला चला के व्हीलियां मार मार के खत्म कर दी है वो, तो वो तो 1,40,000 की बची है, तो आपने 1,40,000 की तो बाइक भी दे दी कि ये तो लेके जाओ। पर बैंक छोड़ेगी थोड़ी, वो बोलेगी 60,000 रुपये बचे हैं आपके, वो और दो, 60,000 आपको और देने पड़ेंगे, है ना। There was a vehicle loan of 2 lakh which was paid by surrender of asset to the bank at an agreed value of 1,40,000 and the shortfall was met by firm's bank account। कितना shortfall? 60,000। ये आप पे करोगे बैंक को, है ना, तो बस पे करो ना यार, करना पड़ेगा, इतनी वीलियां जो मारी हैं। तो टू बैंक अकाउंट 60,000 आपने पे किया, ऊपर क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। समझे? तो दिस इज एंट्री। 60,000 की सिर्फ एंट्री होगी, 1,40,000 की क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि यार वो तो एसेट लाइबिलिटी लेके चला गया, लाइबिलिटी एक एसेट लेके चली गई ना, तो इन दैट केस तो कोई एंट्री नहीं होती है। तो 1,40,000 की नो एंट्री, इसकी नो एंट्री। 60,000 बस आपने कैश में दिए, उसकी एंट्री होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ऑलराइट, तो इतना ही था, मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया। आपने किसका स्क्रीनशॉट लिया? इसका? अरे इसका लेना था ना यार। हाँ लो जल्दी। ठीक है, तो ये था अपना, इतना ही था डिसोल्यूशन में। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, जब पेपर आएगा ना, इसे मैच करके दिखाऊंगा, देखो बताया था। एनीवे, आपको अगर यहाँ पे कोई भी डाउट आया, कुछ भी ऐसी एंट्री थी जो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली 1 शॉट में कवर की गई हैं। ठीक है, आप बिल्कुल डिसोल्यूशन का 1 शॉट देखना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वैसे आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें सब कुछ आ गया या कहीं प्रॉब्लम आई, जरूर बताना। आगे के वीडियोस में मुझे बहुत मदद मिलेगी। हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, व्हाट वाज द थिंग दैट यू गॉट कि हाँ यार ये भी चीज हो सकती है, एनीथिंग न्यू यू लर्न, वो जरूर मुझे बताना। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।